शनिवार को जो संस्थान में हमने पेपर कराया था उस पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। 27 तक कल की जो वीडियो मैंने डाली थी वहाँ तक हमने कर दिए थे और आज 27 क्वेश्चन है, यहाँ से आगे करते हैं। जिन्होंने 27 तक क्वेश्चन देखने हैं तो आप जो है कल की जो मैंने वीडियो डाली है उसमें देख लें, उससे आगे का सॉल्यूशन हम अभी करेंगे। क्योंकि ये 100 क्वेश्चन है तो एक ही वीडियो में ये लंबी वीडियो हो रही है, इसलिए जो है अलग अलग पार्ट में इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो देखिएगा 27 तक तो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब 28 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें आते हैं। एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। 27 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रयाग पंच प्रयाग में शामिल नहीं है? आंसर दीजिएगा। निम्न में कौन सा प्रयाग पंच प्रयाग में शामिल नहीं है? प्रयाग आप जानते हैं जहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है उसे, जहाँ दो नदियों का मिलन होता है उसे प्रयाग कहते हैं। तो पंच प्रयाग में कौन सा शामिल नहीं है? उत्तराखंड में पंच प्रयाग स्थित है। इसकी ट्रिक भी मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख देता हूँ। बिन कर दे, बिन कर दे। तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वी से है विष्णु प्रयाग और नौ से है नंद प्रयाग और कौ से है कर्ण प्रयाग। तो इसमें देखिएगा विष्णु प्रयाग तो है, नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग भी पंच प्रयाग में से एक प्रयाग है और कर्ण प्रयाग ये भी दिया हुआ है, ये भी पंच प्रयाग में गिना जाता है। और रुद्र प्रयाग ये इसमें तो नहीं दिया है लेकिन पंच प्रयाग में गिना जाता है। और देव प्रयाग ये भी इसमें दिया है लेकिन गणेश प्रयाग पंच प्रयाग में नहीं गिना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है गणेश प्रयाग। जो पुरानी टिहरी है उसका नाम गणेश प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंसर डी, गणेश प्रयाग। अगला प्रश्न भी आओ। 28 हो गया। 29 जो सत्य कथन नहीं है। उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर स्थित है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा है तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। ये भी सत्य है। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। ये भी सत्य है और ये पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। पांचों केदार चमोली में स्थित है। ये गलत है। पंच केदार में से 3 केदार रुद्रप्रयाग में है और 2 केदार आपके चमोली में स्थित है। तो इसमें देखना जो पंच प्रयाग है तो पंच प्रयाग को हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसमें जो ट्रिक है आप इस तरह से केम तो रुख, केम तो रुख, इससे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। के से केदारनाथ हो गया, म से मदमेश्वर नाथ और तो से तुंगनाथ। तो ये तीनों शुरू के जो केदार है ये रुद्रप्रयाग में है और रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ ये आखिरी के 2 जो है चमोली में है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। सत्य जो सत्य कथन नहीं है तो बाकी सारी सत्य है, ये असत्य है। पांचों केदार चमोली में नहीं है, चमोली में केवल 2 केदार स्थित है। तो आंसर होगा डी। 30 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर जो 30 है उस पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटनाक्रम क्या है? ठीक है। तो सबसे नंबर देखो, सही क्रम पूछ रहे हैं कि सही क्रम कौन सा है जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद में। तो सबसे नंबर 1 पे कह रहे हैं कि आपका उधम सिंह नगर, नहीं,
सबसे नंबर पर आपका नंबर 1 पर हरिद्वार है, फिर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल। ठीक है, सकल जिला घरेलू उत्पाद में नंबर 1 पर कौन? हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा। अगले प्रश्न पे आइए, 31, क्वेश्चन नंबर 31। जो सुमेलित नहीं है, पानी राखो आंदोलन ऊपरे खाल, यहाँ पर खाल है, खाल गांव, ऊपरे खाल गांव, ऊपरी खाल गांव के युवाओं द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल सत्य है। पानी राखो आंदोलन पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था, ये भी सत्य है। पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कल्याण सिंह रावत, ये गलत है, कल्याण सिंह रावत नहीं। पानी राखो आंदोलन के जो सूत्रधार थे वो सच्चिदानंद भारती, ये कल्याण सिंह गलत है, ये मैती आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए सच्चिदानंद भारती, सच्चिदानंद भारती। ठीक है, तो ये थे इसके सूत्रधार पानी राखो आंदोलन के, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ये गलत है। ठीक है, दूधातौली लोक विकास संस्थान का संबंध पानी राखो आंदोलन से है, ये भी सत्य है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? गलत हो जाएगा आंसर सी, सी जो है गलत होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना भीमताल में किसने की थी? शेखर पाठक नहीं, श्री हन्ना जोशी ये भी नहीं, यशोधर मटवाल ये बिल्कुल सही है। लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना भीमताल, नैनीताल, भीमताल पड़ता है नैनीताल में, और नैनीताल में किसने करी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है यशोधर मटवाल। 33 क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, नंदा देवी राजात यात्रा माता पार्वती से संबंधित है, बिल्कुल सत्य है। नंदा देवी राजात यात्रा में नंद केसरी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां से कुमाऊं के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, बिल्कुल सत्य है। नंदकेसरी जगह है जहां पर कुमाऊं के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, महत्वपूर्ण पड़ाव है। और एक बाणगांव आता है जहां पर मां नंदा के भारवाहक देवता लाटू महाराज इस यात्रा में शामिल होते हैं। तो बिल्कुल ये भी सत्य है। तो दोनों ही कथन, पहला भी सत्य है और दूसरा भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर होगा सी, सी इसका सही आंसर होगा। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है, जो बैठकी होली है मुख्यतः प्रसिद्ध है। 34, ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल में, जौनसार क्षेत्र में, रुद्रप्रयाग में, अल्मोड़ा क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है अल्मोड़ा क्षेत्र में। बैठकी होली अल्मोड़ा क्षेत्र में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, जो सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वीणाई, घुंघरू, मंजीरा धातु वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सत्य है। हुड़की, डौर और धतीमा चर्म वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सत्य है। वीणा सारंगी तार वाद्य यंत्र है, ये भी सत्य है। भंकोरा यानी जिसको रणसिंगा बोलते हैं, तुरही, अलगोजा धातु वाद्य यंत्र है, ये गलत है। यहाँ पर ये भंकोरा क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर, सुशीर आप जानते हैं यानी जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है, तो ये जो है सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर धातु नहीं, यहाँ पर होना चाहिए सुशीर। ये क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। भंकोरा, तुरही और अलगोजा क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं था, बाकी तीनों सही है और इसमें डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है? मत्स्य पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है और दोनों खंडों को संयुक्त रूप से उत्तराखंड कहा गया है। 37, क्वेश्चन नंबर 37,
जो सुमेलित नहीं है। खलंगा स्मारक कैप्टन गिलेस्पी व बलभद्र थापा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नालागढ़ का शासक बलभद्र थापा था, ये भी सत्य है। नालागढ़ अंग्रेजों ने जीता 30 नवंबर 1814 को, ये भी सत्य है। खलंगा स्मारक का निर्माण गोरखा शासकों ने करवाया था, ये गलत है। खलंगा स्मारक का जो निर्माण है वो अंग्रेजों ने कराया था, गोरखाओं ने नहीं कराया था, अंग्रेजों ने कराया था। गोरखाओं की वीरता से बहुत प्रभावित हुए थे। और तो ये दो स्मारक हैं। कैप्टन गिलेस्पी जो अंग्रेज था वो शहीद हो गया था नालागढ़ में, और बलभद्र थापा वो बड़ी वीरता से लड़ा था। ठीक है, तो उनकी याद में दो स्मारक हैं, उनकी याद में बनाए गए हैं, लेकिन अंग्रेजों ने बनाए थे, गोरखाओं ने नहीं बनाए थे। तो ये आंसर जो है, ये जो डी है, ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। 38, जो सुमेलित नहीं है। रासो नृत्य जौनसार क्षेत्र से संबंधित है, सत्य है। छोपती नृत्य गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है, सही है। छपेली नृत्य कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है, सही है। हारुल नृत्य भोटिया जनजाति से संबंधित नहीं। हारुल जो नृत्य है वो जौनसारी जनजाति से संबंधित है, तो इसमें जो है ये गलत हो जाएगा। जौनसारी जनजाति से संबंधित है, ये गलत है। यहाँ पर भोटिया जनजाति लिखा हुआ है, ये गलत है। हारुल नृत्य जौनसारी जनजाति से संबंधित है, तो यहाँ पर भोटिया नहीं, यहाँ पर होना चाहिए जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति से संबंधित है हारुल नृत्य, तो ये इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पुलिस विभाग में पुलिस नाम पद नामों का सही क्रम है। एडीजीपी और डीजीपी, एडीजीपी, आईजी, डीआईजी। इसमें देखो एडीजीपी, देखो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखना एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी इससे छोटा पद। फिर इससे जो छोटा पद है वो है आईजी, यानी इंस्पेक्टर जनरल। फिर उससे छोटा पद है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। फिर उससे छोटा पद है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इससे छोटा पद है एसपी, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो बिल्कुल इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है ये सत्य हो जाएगा। सबसे बड़ा डीजीपी, फिर उससे छोटा एडीजीपी, फिर उससे छोटा आईजी, फिर डीआईजी, फिर एसएसपी, फिर उससे छोटा एसपी। तो ये क्रम बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए, 39 के बाद 40, क्वेश्चन नंबर 40 पे आइएगा। 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। कॉर्निया पर नहीं, परितारिका पर नहीं, पुतली पर नहीं, दृष्टि पटल पर। तो इसका सही आंसर होगा दृष्टि पटल पर। ठीक है, अब अगला प्रश्न 41, ये रीजनिंग का प्रश्न है। अनुक्रम ये दिया है और इसमें कह रहा है कि बताइए आगे वाला पद क्या होगा। इसको ध्यान से देखना। इसमें देखना सीरीज बन रही है, और सीरीज क्या बन रही है उसमें देखिएगा आप। जो सीरीज बन रही है उसमें देखो आप, देखो किस तरह से, देखो यहाँ पर 1/2 इस तरह से दिया है ना। यहाँ पर 1/3 ऐसे 1/3 लिखा हुआ है, फिर लिखा है 3/6, फिर लिखा है 5/12, फिर लिखा है 7/24, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो डबल हो रही है, नीचे वाली संख्या देखना डबल हो रही है। 2 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो नीचे तो 48 आना चाहिए, तो यहाँ पर दो जगह है 48, ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, इसमें से होगा। ऊपर वाली संख्या भी देखो, पहले 1 लिखा है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए 9, यानी विषम संख्याएं हैं। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी 9/48। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। 42 इसमें कह रहे हैं, रीजनिंग का प्रश्न है, 10 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के हैं। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, गुणा है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, और इसमें जो है आगे देखो ये चिन्ह बदलने, तो जो कह रहे हैं इसमें क्या करेंगे आप,
इसमें चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलने हैं, चिन्ह इसमें बदलेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई रखना है। जैसे ये है आपकी 175, माइनस की जगह क्या रखना है, माइनस। देखो यहाँ पर होगा डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड। तो यानी क्या करना है, माइनस की जगह डिवाइड रखना है। तो माइनस जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, डिवाइड रखेंगे, डिवाइड। और यहाँ पर जो डिवाइड है, डिवाइड की जगह क्या रखना है, डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो डिवाइड की जगह क्या रखना है, इस जगह माइनस रखना है। और यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर भी क्या रखेंगे, यहाँ पर भी माइनस। और मल्टीप्लाई की जगह, मल्टीप्लाई का अर्थ है -3, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई 10। बस इसको सॉल्व कर दो, बोर्ड मास लगाओ। देखो सबसे पहले हम 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 छक्के 150, 7 बार कर दिया है, 7 -5 -20, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 30 आ गया, 10 3 है ना, 30 हो गया। यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस के, देखो माइनस माइनस के जोड़ेंगे, ये माइनस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 -5 -20 -30। तो यहाँ पर होना चाहिए +7, माइनस माइनस आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 -55, -55 होगा। और तो इसमें ये चिन्हों का कुछ गड़बड़ है, चिन्हों का क्वेश्चन नंबर 42 है। तो इसका जो सही आंसर है ये क्या आना चाहिए, इसका सही आंसर होगा आपका 77। इसका सही आंसर क्या आ रहा है, 77 सही आंसर आ रहा है। ठीक है, बस इसमें चेंज करना है, चिन्ह चेंज कर रहे हैं, प्लस की जगह ये मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई की जगह ये रखना है, और डिवाइड की जगह माइनस रखना है और माइनस की जगह डिवाइड रखना है। बस ये कर दो और कैलकुलेट करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 77। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न, लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखना, जैसे बाहर संख्याएं हैं, देखो 3 2 जा 12, 5 2 जा 10, सबको जोड़ दिया, अंदर लिख दिया। ठीक है, इसको अंदर लिख दिया। जैसे 4 3 जा 12, 12 हो गया, और 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ दिया और अंदर लिख दिया है। तो इस तरह से इसमें रीजनिंग लिखी गई है। ठीक है, इसमें जो रीजनिंग है एक बार जो यहाँ बता देता हूँ। देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करी, 3 4 जा 12 हो गया, और 5 2 जा 10 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया 22, अंदर लिख दिया। देखो यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर देखना, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करी, 5 5 जा 25, और 8 3 जा 24, और दोनों को अंदर लिखा, 49 हो गया। देखो यहाँ अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा फिर, 7 4 जा 28, और यहाँ पर 9 5 जा 45, दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे 3 1 6 73। यहाँ पर क्या आएगा, अंदर आएगा 70। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर होगा। चलो अगले प्रश्न पे आइए। क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख तरल पिज्जा दूध के बीच संबंध दर्शाता है। तरल के बीच, तरल मतलब हो गया लिक्विड, पिज्जा और दूध, दूध भी क्या होता है, लिक्विड ही होता है, के बीच संबंध दर्शाता है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, 44 क्वेश्चन नंबर 4, इसकी आकृति है तरल पिज्जा और दूध के बीच। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए आपके पास कि जो तरल और इसके बीच, देखो ये तो हो नहीं सकता, इसको अगर आप मानते हैं, दूध मानते हैं और इसको तरल मानते हैं, इसको पिज्जा मानते, तो ये तो नहीं हो सकता। तरल दूध जैसे आपने माना, तरल मान लिया, इसको दूध मान लिया, इसको पिज्जा मान लिया, तो दूध और तरल में कोई रिलेशन नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखो यहाँ पर इसको ध्यान से देखना, इसमें अगर इसको मानेंगे आप पिज्जा और इसको अंदर वाले को दूध मानेंगे और बाहर वाले को तरल मानेंगे, तो इसका मतलब ये होता है, देखो दूध अंदर है, सभी दूध क्या होते हैं, तरल होते हैं। बिल्कुल सही है, सारे दूध क्या होते हैं, तरल होते हैं, लिक्विड होते हैं। सभी दूध जो क्या होते हैं,
वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। जैसे अंदर क्या मानेंगे आप, अंदर मानेंगे आप दूध, ठीक है, और बाहर को मानेंगे तरल। तरल मतलब वो क्या, लिक्विड। तो सभी दूध जो है वो क्या होते हैं, तरल होते हैं, बिल्कुल सत्य है। और पिज़्ज़ा अपने आप में अलग है, पिज़्ज़े का जो है तरल से या दूध से कोई संबंध नहीं है, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आकृति बनेगी, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। अगले प्रश्न पे आइए 45। गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या की दुगने से 14 अधिक है। गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। गायों की संख्या आप जानते हैं, गायों के पैरों की संख्या कितनी होती है, 4। गायों के पैरों की संख्या कितनी होती है, 4। और मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी होती है, 2। तो इसमें आप इस तरह से मान लेंगे, जैसे गाय है तो गायें कितनी है, मुर्गियां कितनी है, तो इस तरह से करेंगे आप इसको। गाय हमने मान ली x, मुर्गियां हमने मान ली y, है ना। तो गायों सिर तो उनके देखो, गाय का भी एक सिर होता है, मुर्गी का भी एक सिर होता है, लेकिन पैर जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं दोनों के। यानी जो गाय है उनके 4 पैर होते हैं और मुर्गी के होते हैं 2 पैर। तो इसमें जो सिरों की यहाँ पर कह रहे हैं, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या, तो पैरों की जो संख्या होगी ना, पैरों की संख्या, गायों के कितने पैर, जैसे x गाय है तो पैर कितने होंगे, 4x, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मुर्गियों के जो पैर होते हैं, एक मुर्गी के 2 होते हैं, तो टोटल पैर क्या हो जाएंगे, 2y। मुर्गियों की संख्या हमने y मानी है तो 2y होगी। तो गायों के पैरों की संख्या 2x और मुर्गियों के पैरों की संख्या 2y। सिरों की संख्या देखो, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने। अब सिरों की संख्या देखो, x गाय तो सिर भी x ही होंगी, y मुर्गियां तो सिर भी y होंगे। तो सिरों की संख्या टोटल क्या हो जाएगी, x + y। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिरों की संख्या का दुगुना, इसका चलो दुगुना कर दिया, सिरों की संख्या का दुगुना से 14 अधिक है। ये 14 अधिक है, ये वाली पैरों की जो संख्या है ये 14 ज़्यादा है, तो 14 इधर जोड़ दो, बस हो गया प्रश्न। तो यहाँ पर देखो, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2x की, 2x + 2y, तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। 2x से कौन सा, 2y से 2y कट गया। अब 2x जो है इस साइड में इधर आके माइनस का होगा, तो 4x - 2x बराबर क्या हो जाएगा, 14। यहाँ पर आप 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x, और यहाँ पर 14 आ गया। 2 से डिवाइड कर दो, 7 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 7। तो गायों की संख्या पूछ रहा है कि गायों की संख्या बताइए, तो इसमें ऑप्शन ए 5 दिया है, बी जो है 7 दिया हुआ है यहाँ पर, तो बी जो है क्या होगा, यानी गायों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 7। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। अगले प्रश्न पे आइए। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा, दक्षिण आप जानते हैं कैसे दर्शाते हैं दिशाएं, है ना, 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं होती हैं। तो इसमें आपने दर्शाना है, ठीक है, किस तरह से दर्शाएंगे यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। ये देखो दशाई आपकी यह है, ये आपकी पूरब इधर, और ठीक सामने पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। एक व्यक्ति का मुख कहाँ है, दक्षिण दिशा, यानी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है व्यक्ति का मुख। कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में है, नीचे है, इधर को है, ठीक है। वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, घड़ी की सुई की दिशा के उल्टा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, इधर को इस साइड में घूमेगा। देखो ये 135, 90 तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे मुड़ा 90, फिर यानी 135 मुड़ रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके पश्चात फिर 180 दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, यानी फिर वापस आया, यहाँ से फिर वापस आएगा इधर को, ठीक है। तो 135 तो ये हुआ, फिर इसमें कितना ऐड करें कि वो बन जाए कितना, 180, वापस आ रहा है, तो यहाँ पर था तो वापस ऐसे आएगा और इधर को हो जाएगा मुख, ठीक है। और ये दिशा कौन सी है, देखो दक्षिण और पश्चिम, कौन सी दिशा है, किसके कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम। तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा, तो उसका मुख होगा अब दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन डी में जो है दक्षिण पश्चिम दिया है, तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है,
एक कार दो स्टेशनों के बीच 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। ठीक है, तो कार की औसत चाल क्या होगी? तो कार की जो औसत चाल है, औसत चाल कैसे फाइंड करेंगे? तो हम जो है फॉर्मूले से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, फॉर्मूले से 2xy बटे x प्लस वाई, इससे सॉल्व कर दो। 2xy बटे इससे कर देना 2xy बटे x प्लस वाई। x मतलब है जाने में चाल, जाने में चाल क्या है? ये x रख दो इसको 30। ठीक है, और वापसी में जो चाल है वो 60 है, इसको मानेंगे y, ये y रख दो। नीचे यहाँ पर x यानी 30 हो गया और y 60 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 90 हो गया। 90 नीचे है ना, 0 से 0 कटा, 3 से आपने इसको डिवाइड किया, 3 तिया 9, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 20 हो गया। 20 का मल्टीप्लाई करो 40, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 40। तो औसत चाल ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 40, तो औसत चाल क्या होगी? 40 होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 40 होगा। अगले प्रश्न पे आइए। 48 है, दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्त ABCDE में कौन सबसे लंबा है। ठीक है, तो इसमें 5 दोस्त दिए हैं, कुछ डेटा दिया है, तो वो इसमें कह रहे हैं कि सबसे लंबा कौन है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि सबसे लंबा कौन है, जो डेटा दिया है उसके आधार पर इसमें कह रहे हैं D A और C से लंबा है। D जो है लंबा है किससे? A से व C से लंबा है। ऐसे दिखाओ, इधर को मुंह खुला रखेंगे, बड़ा ही छोटा। B E से छोटा है लेकिन D से लंबा है। जो B है वो क्या है? E से छोटा है। लो, E से छोटा है लेकिन D से लंबा है। ठीक है, B जो है कह रहे हैं E से छोटा है, तो ऐसे दिखाना है, B जो है E से छोटा है और D से लंबा है। इस यहाँ से उठाओ इसको, देखो D से छोटा कौन है? और C, D से छोटा A व C, इसको मैंने यहाँ रखा। अब एक ही लाइन में आगे सब, तो इसमें कह रहे हैं कि बताओ सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा देखना इसमें कौन है? E। ठीक है, और सबसे छोटे A और C है। ठीक है, तो सबसे लंबा पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो इसमें सबसे लंबा E है, तो आंसर क्या हो जाएगा? D इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है आपका 49। एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, सही समय बताओ। तो इसको ट्रिक से करना है, 11:60 में से माइनस कर दो। समतल दर्पण में क्या करेंगे? सही समय निकालना है, तो उसमें आप 11:60 से माइनस कर देंगे। किससे माइनस करना है? 11:60 से। ठीक है, तो 11:60 से इसको आप 8:30 को माइनस करो, 8:30 को आप माइनस करो और आपका आंसर आ जाएगा 30 होगा, यानी 3.5। तो आपका आंसर क्या होगा? 3.5 होगा। तो जो घड़ी में सही समय होगा वो 3.5 होगा, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। आंसर होगा यानी आंसर इसमें बी हो जाएगा 3.5। 49 के बाद ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। 50वां प्रश्न है हिंदी का प्रश्न। इसमें देखना, व्यंजन शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण होगा। व्यंजन शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण होगा। व्यंजन, इसको तोड़ना है, तो इसको किस तरह से तोड़ेंगे? व्यंजन शब्द को किस तरह से तोड़ेंगे? देखो यहाँ पर व्यंजन लिखा है ना, व्यंजन ये लिखा है ना, तो इसका देखो पहले देखो आधा वो है, आधा वो आपने लिखा है ना, यो लिखा आपने है ना, और यहाँ पर लिखा आपने, यहाँ पर अंग लिखा अंग, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है जौ दिया है। ठीक है, जौ दिया है और ओ दिया है और नौ दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखो आधा वो है इसमें, देखो व्यंजन में आधा वो है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, फिर आधा वो है फिर यो है। ठीक है, और इसमें से आपका जो यो है, ठीक है, फिर आपका यो और फिर ज, फिर अ, जौ में से ओ आप बाहर निकालोगे, फिर नौ, फिर ओ। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, इसमें आंसर आपका इस तरह से होना चाहिए, आपका आधा ब य और फिर ये पंचमाक्षर हो गया, य में फिर ओ भी आएगा,
है ना, पंचमाक्षर हो गया, फिर जौ में से ओ निकालेंगे आप, फिर आखिरी क्या नौ है, फिर ओ है, इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, व य अ फिर य फिर जौ फिर अ। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसमें आपका देखो आधा व, ठीक है, देखो आधा व है, फिर य है, ये य में फिर अ है, फिर जो अनुस्वर ये यो का जो पंचमाक्षर है अनुस्वर में है, फिर जौ है, जौ देखिएगा, जौ से अ निकल गया है, फिर आखिरी का नौ है, नौ को कैसे तोड़ेंगे, नौ प्लस अ, नौ प्लस अ, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा आपका सी सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आगे कुछ मिसप्रिंट है, इसमें 9 प्लस अ ये जोड़ना है। ठीक है, 9 प्लस अ जोड़ना है। अगले प्रश्न पे आइए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, काल गोरुख दूध पछावन कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ है।